तीन गो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ लिए हैं, और ये है हमारे पास में चौथा, जिसका नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसके पहले जो विस्थापन अभिक्रिया पढ़े थे, विस्थापन में था विस्थापित कर रहा है, लेकिन अकेले अकेले था। जब यहाँ पर द्विविस्थापन आया था, फिर वही दो को विस्थापित करेगा सिर्फ, बस। मतलब विस्थापन अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया दोनों सेम ही है, बस वहां एगो था, यहाँ पर दो हो जाएगा। एग्जाम्पल से ही तुम समझ लोगे इसको देख करके। वहां पर एगो समीकरण में से कुछ अलग अलग निकाला था, लेकिन यहाँ पर दो में से दोनों दूसरा दूसरा में जाकर के फिट हो जाएगा। तो जस्ट उसी से रिलेटेड इसका डेफिनेशन मिलेगा। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। इसका थोड़ा सा लग रहा है कि अलग डेफिनेशन मिल रहा है। वे रासायनिक अभिक्रिया या वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसको हम लोग बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब आयन के बारे में थोड़ा सा 9 क्लास में चलते हैं। आयन, ऋण आयन, धन आयन, याद आया कुछ? नेगेटिव और पॉजिटिव। तो जब हम लोग कोई भी तत्व के संयोजकता निकालते हैं तो उसी में पता चल जाता है। जैसे सपोज मान लेते हैं कि सोडियम Na, इसका कितना होता है परमाणु संख्या? 11। अब 11 होता है तो हम इसको क्या बनाते थे संयोजकता निकालने के लिए? 2 8, यही ना फॉर्मूला था, 2 8 18 32 ऐसे करके 2 8 तो 10, कितना कम रहा है सर? 1। अष्टक पूरा करने के बाद एक इसके पास में ज्यादा हो गया, एक्स्ट्रा हो गया है, तो इस पर प्लस हो गया। आज जेकरा पर कम रहता है, सोडियम से नीचे और चल जाते हैं, और नीचे 9 वाला में क्या था? नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन। चलो मान लेते हैं ऑक्सीजन के कितना हो जाता है? ऑक्सीजन के 8 होता है। अब ऑक्सीजन के 8 होता है तो ऑक्सीजन में हम लोग क्या देख सकते हैं कि 2 और 8, लेकिन भाई 10 हो जाएगा ना, हमको चाहिए तो कितना? 8 ही ना, तो हमको चाहिए 6। लेकिन अभी ये और चाहिए इसको, मतलब कि ये कंप्लीट तो हो गया सर, लेकिन अष्टक पूरा नहीं किया था। ये पूरा करने के बाद बचा तो प्लस, और अभी पूरा ही नहीं हुआ तभी माइनस में रह गई, तो वो 8 में रह जाएगा, तो ये माइनस के साथ में रह जाएगा। ठीक है, जितना भी रह रहा है, जैसे कि मान लेते हैं 2, तो 2 माइनस में, इसमें 1 है तो प्लस में लिखिए, या खाली प्लस लिखिए, तब भी सेम टू सेम है। तो आयन कुछ ये होता है। तो आयनों का आदान प्रदान मतलब नहीं कि एक वाला जो कमी हो रहा है दूसरा कम चल जाएगा, दूसरा का वाला कमी हो रहा है जेरम आ जाएगा, ऑटोमेटिक ये घूमते फिरते रहेगा। तो अब ये हो गया द्विविस्थापन, मतलब कि आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है ना, सीधी सीधी बात। जैसे एग्जांपल में Na2SO4 जो कि एक घोल है, एक तरह का विलयन है। BaCl2 के साथ ये भी एक तरह का घोल ही है। जब दोनों को मिक्स किया जा रहा है तो क्या क्या विस्थापित हो रहा है? BaSO4 बन रहा है। देखो यहाँ से Ba और SO4 यहाँ से दोनों साथ आ गया, और Na और Cl, Na यहाँ से और Cl यहाँ से यहाँ पर आ गया, मतलब कि दोनों में ही विस्थापित हुआ है। इसका वाला भी एगो में, फिर इसका वाला भी एगो में, दोनों में से दोनों अलग अलग चला गया है, दोनों दूसरा दूसरा जगह पकड़ लिया, और ये सॉलिड रूप में बन गया और ये लिक्विड रूप में बन गया। एक्वा मतलब जलीय विलयन जैसा बन गया है। इन सबका यहाँ पे नाम लिख दिए हैं। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम सल्फेट। Na2 मतलब Na मतलब सोडियम, SO4 मतलब सल्फेट, सोडियम सल्फेट। इसको क्या बोलते हैं? बेरियम क्लोराइड। तो क्या बना है सर? बेरियम सल्फेट। SO4 का मतलब सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। तो हिंदी में भी आप याद रख सकते हैं। ऐसे भी क्वेश्चंस बन सकता है कि जब सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ में मिलाते हैं तो क्या बनता है? तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। बात खत्म। तो जब ये प्रक्रिया हुआ सर, तो क्या हुआ? जब सोडियम सल्फेट मिलाया और बेरियम क्लोराइड बनाया ना सर, तो उसमें श्वेत रंग का पदार्थ का निर्माण हुआ है। जो ये पदार्थ है ना, ये इसका रंग व्हाइट हो गया है, सफेद श्वेत हो गया है। अभिक्रिया करने की वजह से एक प्रखनली में हम सोडियम सल्फेट मिला लेते हैं, और एक प्रखनली में हम बेरियम क्लोराइड मिला लेते हैं, और जब दोनों घोर लिए ना तो दोनों कैसे मिला देते हैं? मतलब दोनों एक ही में। हाँ, जैसा ही मिलाता है तो रंग कैसा आता है? व्हाइट रंग के, श्वेत रंग, साफ रंग, मतलब कि व्हाइट में। जैसे कि हम जब इंक मिलाते हैं ना तो कभी कभी कलर कम मिल रहा है, जैसे कि ग्रीन कलर में था लेकिन थोड़ा सुगा पंछी टाइप में जो भी था,
इसमें हम क्या किया, ब्लैक वाला मिला दिया, जिसकी वजह से इसका रंग ऐसा चेंज हो गया है, जबकि ओरिजिनल में रंग ऐसा नहीं था इसका, जो इंक का डिब्बा में आया था। इसमें भी थोड़ा मिक्स कर दिए हैं, थोड़ा देखो इसमें इसमें फर्क देखो। जब रंग रंग मिलता तो दूसरा का भी रंग, हाँ एग्जैक्टली यहाँ पर भी वही हो रहा है कि ये और ये को दूसरा केमिकल मिलेगा तो तीसरा बनाएगा, तो यहाँ पर जब बनाएगा तो उसमें कोई ना कोई बदलाव देखने को मिलेगा। इसमें व्हाइट रंग मिला। उसके बाद इसमें कुछ अवक्षेप भी बना सर। तो अवक्षेप क्या होता है, तो कोई भी अविलेय पदार्थ को हम लोग अविक्षेप बोलते हैं, चाहे जल में घुले, चाहे तेल में रहे, या कोई भी चीज में रहे, ठीक है ना। यहाँ पर हम जल लिखे हैं, लेकिन हम लोग का काम की चीज ये है। अविलेय पदार्थ को हम लोग बोलते हैं अवक्षेप, मतलब नहीं कि फालतू चीजें बच जाना जो घोरा ही नहीं रहा है। सपोज दैट कि चीनी घोर रहे थे और अचानक से पता चले कि अरे नीचे में तो दाना दाना कुछ बैठा लेकिन घोराया नहीं अभी तक, और शरबत हो गया लेकिन फिर भी नीचे कंकर था, वो मतलब चिनिया में मिक्स होल था, जिसकी वजह से वो घुल नहीं पाया। तो जो घुल नहीं पाएगा उसको हम लोग बोलते हैं अविलेय पदार्थ, और उसी को हम लोग अवक्षेप बोल देते हैं। तो यहाँ से अब निकल जाता है कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है। तो जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया, कोई भी हम अभिक्रिया किए और उसमें अवक्षेप के रूप में कुछ न कुछ बन गया तो उसको अवक्षेपण। जैसे में यही वाला एग्जाम्पल हो गया, यहाँ समझो Ba2 प्लस में सर धनायन है, SO4 ऋणायन है, कि अभिक्रिया से BaSO4 का अवक्षेप निर्माण हुआ। BaSO4 का ये क्या बना सर, ये अवक्षेप बना, अवक्षेप बना, अवक्षेप का निर्माण हुआ। एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण हुआ, ये वाला सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण हुआ, जो कि विलयन में ही रहता है। तो ये घुला हुआ है और ये वाला अवक्षेप के रूप में बन गया सर साइड में। जैसे कि हम लोग तेल में पुआ पकौड़ी छानते हैं तो उस पर एक लेयर बन जाता है तेल पर हल्का सा, तो वो अवक्षेप हो गया है, सीधी सीधी बात है। उसके बाद में यहाँ तक ये खत्म हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इतना था द्विविस्थापन के बारे में। अब है सर उपचयन अपचयन। अब ये क्या होता है, बहुत सिंपल है ये वाला, दोनों एक ही होता है नहीं, उपचयन अलग है, अपचयन अलग है, और ये दोनों को नमक को साथ में जब मिक्स करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहता है, जिसमें उपचयन और अपचयन होता है तो उसको रेडॉक्स बोल देते हैं। तो नीचे में भी रेडॉक्स करके लिख दिया, ठीक है ना, रेडॉक्स करके लिख दिया, लेकिन इसी का नाम है एक तरह से रेडॉक्स अभिक्रिया। तो उपचयन और अपचयन, इसका डिफिनेशन यहाँ दिया है, इसमें का चीजें और ऐड कर देते हैं। उपचयन मतलब ऑक्सीजन के बढ़ना, और अपचयन मतलब ऑक्सीजन के कमना, सीधी सीधी बात है। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का वृद्धि होता है तो उसे उपचयन, ऑक्सीजन बढ़ा उपचयन कहेंगे उसको। और जब किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ह्रास माने कमी होता है, हानि होने लगता है, उसको अपचयन कहेंगे। अब इसमें हम एक और क्या ऐड कर सकते थे सर, जब भी ऑक्सीजन का वृद्धि होगा तो हाइड्रोजन का कमी होता है, ये चीज खाली ऐड कर सकते थे, ठीक है ना, हाइड्रोजन का कमी होता है ऑक्सीजन की वृद्धि। हाँ, जब ऑक्सीजन बढ़ेगा तो हाइड्रोजन वहां से भागने लगेगा, तो ऑक्सीजन का वृद्धि होता है तो हाइड्रोजन की कमी होता है, और जब हाइड्रोजन का कमी होता है तो ऑक्सीजन का वृद्धि। यहाँ पर वही वाला लाइन है। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन के वृद्धि होता है, यहाँ पर होगा ना वृद्धि होता है, या हाइड्रोजन की कमी होता है, ऐसे भी यहाँ पर डिफिनेशन तुमको मिल सकता है या लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन का वृद्धि होता है और हाइड्रोजन के कमी होता है तो उसको उपचयन कहते हैं। जब किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन का वृद्धि होता है तो उसको अपचयन कहेंगे। यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन बता दिए थोड़ा सा। ऐसे कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि उपचयन कब होगा, जब ऑक्सीजन की वृद्धि होगा और हाइड्रोजन का ह्रास होगा तो उपचयन होगा। अपचयन कब होगा, जब हाँ और ऑक्सीजन का हाँ, बस वही चीज है। तो जस्ट यहाँ पर ये एग्जाम्पल्स लिखे हैं, 2Cu प्लस में O2, हालांकि ये तो संतुलित किया हुआ है। Cu प्लस में O2 को हम बात करते हैं, और इसमें तापमान दिए गर्मी दी, तो एक में क्या हुआ सर, CuO बना, CuO ऑक्सीजन इसमें क्या हुआ सर, आ गया, Cu कॉपर बोलते हैं ना, कॉपर में क्या हुआ सर, कॉपर ऑक्साइड बना दिया, कॉपर में ऑक्सीजन आ गया, मतलब ऑक्सीजन का वृद्धि हो गया है। और इसमें क्या हुआ सर, हाइड्रोजन के साथ में मिक्स हुआ सर, तो कॉपर यहाँ पर देखो H2O, इसमें हाइड्रोजन CuO प्लस में H2, तो यहाँ पर से गायब हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पर गायब हो गया, लेकिन इसमें हाइड्रोजन का आगमन हो रहा है H2O में।
इसमें क्या हुआ, यहाँ पर था ऑक्सीजन, यहाँ पर नहीं है, क्रम क्या था, यहाँ ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन बढ़ गया उपचयन, ऑक्सीजन भाग गया अपचयन। बस बात यही, छोटा सा सिंपल सा बात है। अब यहाँ पर एक चीज और भी लिख देते, इस अभिक्रिया में काली परत भूरे रंग की हो जाती है। जब भी ऐसा होता है, मतलब कि जिसमें ऑक्सीजन का कमी हो जाता है, उसमें जो भी चीजें रिएक्शन करके बनता है, उसमें काला परत जो रहेगा उसका बना हुआ, इस हिसाब से वो रंग में भूरा कर देगा वो। मतलब कि अगर उपचयन से वो काला रंग का बना था, तो जैसा ही अपचयन होगा उस करिका रंगों को बदल करके वो भूरा रंग उसको कर देगा, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आ जाता है ना सर, इसलिए। अब इसी को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव में मिल सकता है कि निम्नलिखित में से किसको रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, तो उपचयन अपचयन को, या अपचयन उपचयन को रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है ना। किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित, एक अभिकारक उपचयित हो रहा है, उपचयित मतलब क्या सर, ऑक्सीजन बढ़ रहा है, और दूसरा अभिकारक में अपचयित हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो रहा है, तो इन अभिक्रियाओं को उपचयन और अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि सर यहाँ अलग अलग डिफिनेशन, और यहाँ पर एक बार में साथ मिला करके कि उपचयन अपचयन किसे कहते हैं, जिसमें एगो ऑक्सीजन बढ़े एगो ऑक्सीजन घटे, उसको उपचयन अपचयन बोल देंगे, दोनों मिक्स करके। या अलग अलग खाली पूछेगा कि उपचयन किसे कहते हैं तो अलग डिफिनेशन देंगे, अपचयन किसको कहते हैं तो उसको अलग डिफिनेशन देंगे, बोलेगा दोनों के साथ है तो ये वाला डिफिनेशन दे देंगे। इसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ZnO प्लस में C, ZnCO, यहाँ पर क्या हो रहा है सर, ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पर खत्म हो रहा है, इसमें सर ऑक्सीजन नहीं है लेकिन इसमें आ रहा है, दोनों काम एक ही समीकरण में हो रहा है। MnO2 प्लस में 4HCl, अब इसमें क्या बनाया, MnCl प्लस में H2O, 2H2O और Cl2 बनाया। अब इसमें भी वही सर, यहाँ पर मेरा पास ऑक्सीजन है सर, इसमें ऑक्सीजन गायब हो गया है, हास हो गया है। HCl सर इसमें ऑक्सीजन नहीं है सर, HCl में यहाँ पर एगो के अलग से निकाल दिया, इसमें भी ऑक्सीजन नहीं है, और यहाँ पर क्या कर दिया कि हाइड्रोजन के साथ में फिर ऑक्सीजन आ भी गया है। तो जस्ट इसमें दोनों प्रक्रिया हो रहा है, उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, क्योंकि किसी में ऑक्सीजन बढ़ रहा है, किसी में ऑक्सीजन गायब हो जा रहा है। और इसका सबसे जो परफेक्ट एग्जाम्पल है वो ये वाला है, CuO प्लस में H2, और इसमें तापमान दे रहे हैं तो Cu प्लस में H2O जो बना रहा है। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन से यहाँ पर आ रहा है सर, और इसमें ऑक्सीजन आ रहा है, तो क्या हुआ ये उपचयन। हाइड्रोजन अकेले था बेचारा, लेकिन मेरा साथ में ऑक्सीजन आ गया है, उपचयन। यहाँ पर CuO और इसमें ऑक्सीजन गायब हो गया, अपचयन। एक ही एग्जाम्पल में दोनों चीज को समझा दिया गया है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेडॉक्स। उपचयन और अपचयन होगा तो रेडॉक्स अभिक्रिया बोल देंगे इसको, अभिक्रिया। जस्ट ये सिंपल सा था। और यहाँ पे हमारे पास जो पांचों के पांचों प्रकार है रासायनिक अभिक्रिया के, वो कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद में हम लोग थोड़ा सा विकृत गंधिता और संचालन इन सब के बारे में जानेंगे। तो ये हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक बच रहा है, और इसी में आज ही ये कंप्लीट हो जाएगा, पूरा कंप्लीटेड चैप्टर। हेडिंग्स क्या कह रहा है, क्या आपने दैनिक जीवन, दैनिक मतलब क्या, हाँ हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम लोग देखते हैं उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव, यही चीज हम लोग देखते हैं, लेकिन हम लोग को समझ में नहीं आता कि ये क्या उपचयन की अभिक्रिया, मतलब समझ में नहीं आया प्रभाव क्या है ये। हम लोग रोज जब कुछ काम करते हैं या कोई वस्तु चीज को देखते हैं तो हम लोग को नजर आता है ऐसा कि कुछ गड़बड़ उसमें हो रहा है, ऑटोमेटिक पड़ल पड़ल लोहा जंग लग गया, रखल रखल, हाँ रखल रखल दाल खट्टा हो गया, रखल रखल सब्जी खराब हो गया, रखल रखल भात दम चपचप हो गया पूरा पानी जैसा, सड़ गया, महकने लगा। इतना तरह तरह के कई तरह की चीजें देखने को मिलता है। पड़ल पड़ल पुल अचानक एक दिन गिर गया, बहुत तरह के प्रक्रिया हो रहा है। तो क्यों हो रहा है ऐसा, इन सब में कारण है, और वो कारण है सर ये उपचयन अभिक्रिया हो रहा है उसमें। तो उपचयन, हाँ, ऑक्सीजन धीरे 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 उसमें इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गया है कि उसको खत्म करने लगा, उसको खराब करने लगा। तो ज्यादा ऑक्सीजन की वजह से या ज्यादा ऑक्सीजन के संपर्क में रहते हुए लोहा धीरे धीरे खियाने लगता है। सब्जी रखा है तो धीरे धीरे खराब होने लगता है, क्योंकि बहुत ज्यादा ज्यादा ऑक्सीजन उसको मिल रहा है।
तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं और उन्हीं सभी का जवाब यहाँ पे दिया गया है, कुछ क्वेश्चंस बना के भी दे दिए हैं। तो यहाँ पर एक टॉपिक आ गया है संचारण। ये क्या होता है? संचारण मैंने संचारित कर देना कोई चीज, कैसे समझ में आता है कि संचारण मैंने कोई चीज को संचारित कर दिया, या यूं कह लो खराब उराब कर दिया। तो इसको पढ़ के देखते उसके बाद शॉर्ट में समझाएंगे। जब कोई धातु अपने आसपास, अपने अगल बगल में अम्ल हो या आर्द्रता, आर्द्रता मतलब हाँ थोड़ा गीला टाइप में, नमी टाइप में, ठीक है ना, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, तब ये संचारित हो जाती है और इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं संचारण। मतलब अभी नहीं समझ में आया है? जब कोई भी चीजें हम लोग, जैसे लोहा को ही थोड़ा सा नमी या पानी वाला में डाल करके छोड़ देते हैं, तो लोहा धीरे धीरे जंग पकड़ने लगता है, या तो फिर माटी उधर गीला था इसे फेंक दिए लोहा या काटे कुछ भी और जंग लग गई उसमें, 2-4 दिन के बाद देखेंगे तो जंग लग जाता है। मकान बन रहा है तो उसमें ताड़ बढ़िया बढ़िया बंधा रहा है, कुछ दिन के बाद सब तावा झड़ के गिर जाता है नीचे, अपने अपने हवा चलता है गिर जाता है, अच्छा तो वाला छाड़ भी की वजह से हाँ जंग लगे। सब देख सकते हो, यहाँ पर भी देख सकते हो कि जो क्लास में भी है यहाँ पर ये लोहा वाला देख सकते हो, ये भी शुरू शुरू नया था लेकिन अब कैसा हो गया है, जंग लग गया है। मतलब क्या है सर कि हवा के साथ में, वायु के साथ में पानी का मात्रा होता है, तो वो नमी है, मिट्टी गीला है, नमी है। कपड़ा उपड़ा जैसे सपोज दैट कि हम लोग टंगना पर पसारते हैं और टंगना रहे लोहा के और कपड़ा पसार दिए तो कपड़ा में लाइन हो जाता है पूरा चितियाल वाला। तो संचारण माने क्या कि उसको खराब करना, सीधी सीधी बात है कि संचारण कर रहा है मतलब कि उसको धीरे धीरे करके खत्म करने लगा है, खराब करने लगा, तो वही संचारण है। कोई भी धातु हो अपना आसपास में आर्द्रता के संपर्क में आता है तो उसको संचारित करता है, उसको धीरे धीरे करके खराब करने लगता है, उसका जो परत है धीरे धीरे करके नष्ट करने लगता है और वो फिर एक दिन कमजोर हो जाता है, फिर टूट जाता है। इन सब चीज को हम लोग बोलते हैं संचारण, सीधी बात है, ठीक है ना। याद रखिएगा क्या कि कोई भी धातु हो और अगल बगल में या अपने आसपास में आर्द्रता जमीन हो या कुछ भी हो, नमी के मात्रा के साथ में हो या लवण के साथ में हो, सॉरी अम्ल के साथ में हो, तो ओसन सिचुएशन में जब भी वो संपर्क में आएगा तो वो एक दूसरे को संचारित करेगा, एक दूसरे को खराब करेगा, वेस्ट कर देगा, तो उसको हम लोग संचारण बोल देंगे। जैसे हम एग्जाम्पल्स के लिए, ये एग्जाम्पल ज्यादा देखने को मिलता है, हालांकि लोहा में भी यहाँ लिख सकते थे लेकिन हम नीचे में लिख दिए हैं लोहे में जंग लगना के हिसाब से, तो यहाँ पर आ गया, लेकिन यहाँ पर भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। चांदी देखा होगा, तांबा देखा होगा, उस पर चढ़ने वाला परत के रंग कभी नोटिस किया है? हालांकि उसका आंसर आगे दे दिए हैं, लेकिन कभी नोटिस किया होगा कि चांदी की चैन पहन ले है, चांदी कर गया हो गया, होता है कैसे हो गया था? तो वो हुआ यही संचारण की वजह से। ऑक्सीजन ये जो है पूरा प्रक्रिया, जो आर्द्रता थोड़ा हल्का नमी है फिर हवा है, उन सबके माध्यम से मिला और उसके वजह से उसका रंग चेंज होने लगा। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि तांबा में हरियर हरियर होने लगता है, तांबा में लोटा वोटा देखा होगा ना, हरियर हरियर होने लगता है उसके ऊपर में, तो वो भी क्या है सर, वो भी तो जंग ही लग रहा है। जैसे लोहा में जंग लग रहा है तो वैसे चांदियों में जंग लग रहा है, वेकरों में जंग लग रहा है, मतलब कि लगभग सब में संचारण हो ही रहा है जो धातु है उसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही एग्जाम्पल सीखते हैं कि चांदी के ऊपर क्या सर, काला परत चढ़ जाता है और तांबा के ऊपर में हरा परत चढ़ जाता है, और इन सबको क्या कह रहे हैं हम लोग, संचारण, क्योंकि वो भी तांबा को नष्ट कर रहा है और चांदी को भी धीरे धीरे करके खत्म कर देगा, मतलब कि चितियाते चितियाते करिए होते तो खत्म होने लगेगा धीरे धीरे करके। जस्ट ये चीजें हैं। तो ये है हमारे पास में संचारण सर, कि कोई भी वस्तु को धीरे धीरे उसका वैल्यू कम करने लगता है, उसको खराब करने लगता है, तो ये संचारण हो गया है, ठीक। और उसे खराब करके मिट्टी बना धीरे धीरे करते करते नष्ट कर देगा, काफी टाइम लगेगा। जो चीजें में थोड़ा सा कम संचारण होता है तो उसमें काफी टाइम लगेगा, और जो चीज में जल्दी संचारण होता है तब भी जल्दी नहीं होता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं लोहा के काटूटी खेत उत में गाल कहीं कहीं मिल जाता है काटू नाटूट, तो धीरे धीरे नष्ट होता तो कितना हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन काफी टाइम लगा होगा ना उसको, काट उटी फेंका जाता है खेत में तो देखते हैं कि जंग लग गया है, लेकिन 1-2 साल 3 साल होता है तब थोड़ा सा बचल रहता है फिर भी, तो ये होता है, तो काफी टाइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो खत्म करने लगता है। जितना बोले सब यहाँ पर भी वही लिखा है, संचारण के कारण कार के ढांचा, कोई भी हम लोग कार से देखते हैं तो कार में भी देखना कि सब लोहा वोहा खियाने लगता है, गाड़ी वगैरह भी देख लेना कि लोहा में जंग लगने लगता है, फिर लोहे एक वक्त आता है नहीं कि पैर रखते टूट जाता है, फिर हम लोग वेल्डिंग करवाने जाते हैं, तो धीरे धीरे उसका एक्सपायरी आ रहा है, मतलब संचारण हो रहा है, मतलब एक्सपायर हो रहा है, वो धीरे धीरे उसका लिमिट खत्म हो रहा है, उसका मतलब लाइफ खत्म हो रहा है। पुल वगैरह में हम लोग देखते हैं कि रड का इस्तेमाल होता है, स्टील
स्टील भी जब धीरे धीरे जंग लगने लगता है तो कमजोर हो जाता है और अचानक से लोड पड़ता है तो बैठ जाता है नीचे पुल, तो पुल टूट जाता है। लोहा की रेलिंग वगैरह हम लोग देखते हैं छतवा पर बनावल, वो भी धीरे धीरे जंग आने लगता है, कमजोर हो जाता है। तो कभी कभी देखा होगा चढ़ते हुए कि सीढ़िया लोहा का बनल रहता है, जंग लग जाता है पूरा, तो सीढ़िया फिर नया चेंज करवाता है। जहाज तथा धातु, विशेषकर लोहा से बना हुआ वस्तु की बहुत क्षति होता है, मतलब फास्ट ये सब गलने लगता है, जल्दी खराब होने लगता है। अगर कलर जी मतलब रहेगा तो जल्दी नहीं होगा। खराब होता है लेकिन उस पर कम प्रभाव पड़ता है लोहा के मुताबिक, और कमजोर भी तो होता है ना। कचकाड़ा का सामान कमजोर है लेकिन कम प्रभाव पड़ रहा है, वायु वाला ये उपचयन कम हो रहा है तो संचारण कम हो रहा है, लेकिन वो भी खराब होता है। और लोहा और सॉरी कचकाड़ा मतलब प्लास्टिक ही एक तरह से, उसका प्रभाव तुमको धूप में ज्यादा देखने को मिलेगा। कभी नोटिस करना, छहिया में रहेगा तो उसको उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लगेगा कि नॉर्मल है जैसा है वैसा ही है। ये जमीनिया के नीचे है तब भी कचकड़वा बड़ी दिन तक रहता है। नली उल्ली वाला पैम्प जो डालते हैं हम लोग, क्या डालते हैं? कचकाड़ा वाला ज्यादातर, जानते हैं कि लोहा वाला जंग लग जाता है। जैसे कि मेरा याद है कि मेरा चप्पल में जो घर है ना निकला था, पहले जमाना के चप्पल में बोरिंगों में लोहे डलाता था, सब कुछ लोहे का। 10 साल 15 साल 20 साल होते तो चितिया गया और टूट गया अपने से। अभी हम लोग डलवाए थे कचकाड़ा वाला, सस्ता भी पड़ा और लंबा टाइम तक चलेगा, जल्दी नहीं टूटेगा। लेकिन कचकाड़ा का फर्क कब पता चलेगा? तो वो जब धूप में आता है, देखना कोई कोई पाइप या प्लास्टिक जब धूप में पड़ा रहता है ना, तो धीरे धीरे बानी नींद होने लगता है, ऊपर से छूटने लगता है। कुर्सी वगैरह देखता होगा कि जो ज्यादातर रोज धूप में पड़ा रहता है, ऐसे करते हैं ना हाथों से, सब बड़ी बड़ी हाथों में लग जाता है, सब छूट जाता है और नयका में नहीं लगता है वैसे। कोई कचकाड़ा वाला होगा ना पैंप छत उतर पर, तो उसको वैसे करोगे तो सब मतलब कि ऐसे निकलता है, सब गर्दा जाएगा, मतलब उसको ऊपर का लेयर जो है खत्म होने लगता है। तो वो सूरज को धूप में आकर के रिएक्शन वैसा करता है। लेकिन लोहा हवा में भी रिएक्शन करता है, क्योंकि हवा में पानी की मात्रा है, नमी है, और ये तो मशीन भी निकल गया है कि हवा में से तुम निकाल सकते हो, पानी पी सकते हो आराम से। यहाँ मशीन रख दो, पानी निकाल के दे देगा तुमको, हवा में से अगल बगल से उड़ रहा है, सब पानी खींच करके रख लेगा और तुमको पीने के लिए दे देगा। तो जस्ट ये सब चीजें हैं, तो ये चीजें वर्क करता है, देख लेना, कभी ट्राई कर लेना। तो लोहा का संक्षारण क्या है सर? गंभीर समस्या है, क्योंकि दुनिया में लगभग चीजें, और ये भूगोल में भी पढ़ाएंगे कि लोहा के वजह से ही आज पूरा दुनिया में जो फैक्ट्रियां चल रहा है, सबसे बड़ा विकास लोहा की वजह से हुआ है। लेकिन लोहा में बहुत जल्दी संक्षारण होता है, एक गंभीर समस्या है। तो फिर मोबाइल्स वगैरह में कोई कोई चीजें पार्ट्स ऐसा होता है जिसमें चांदी या सोना का इस्तेमाल किया जाता है, जो काफी लंबा टाइम तक मोबाइल चलता है। अगर उसमें लोहा लगा देता तो बार बताने उसमें पानी में जाएगा, खत्म हो गया मोबाइल, क्योंकि पानी में गया मतलब जंग लग गया। हवा में लेकर घूम रहे हैं तो उसमें तनी मनी कुछ न कुछ पसीना ऐसे पैकेट में रहता है, पसीना हो जाता है, खराब हो जाएगा। तो लोहा एक तरह से गंभीर समस्या है, लोहा बहुत जल्दी खत्म होने लगता है, संक्षारण होने लगता है। तो यहाँ पर एक टॉपिक फिर से आ गया सर, लोहा पर जंग लगना या लोहा में जंग लगना, ठीक है ना। यहाँ पर ये भी रह सकता है तो लोहा में जंग लगना किसे कहते हैं, तो इसका डिफिनेशन कुछ उसी से रिलेटेड मिलेगा। लोहे की बनी नई वस्तु चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय के बाद में क्या होता है कि उन पर लालिमा युक्त यानी कि हल्का भूरा भूरा टाइप में भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, और इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं लोहा पर जंग लगना, लोहा में जंग लगना। तो वो कैसे हुआ सर? ये उपचयन के प्रक्रिया की वजह से ही ऐसा हुआ है। धीरे धीरे ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर करके उसका लेयर को खत्म करने लगा और वो जंग हो गया। आगे कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है, जो कि यहाँ पर हम लोग देख लिए हैं, चांदी पर भी और तांबा पर भी। तो ये चीजें देखने को मिलता है, लेकिन सब जगह पर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन बहुत सारा धातु है जिस पर देखने को मिलेगा ये लोहा पर जंग लगना, चांदी पर जंग लगना, तांबा पर जंग लगना, सब एक ही बात है, क्योंकि सब में वही अभिक्रिया हो रहा है सर। उसका धीरे धीरे कलर चेंज हो रहा है और वो खत्म हो रहा है, संक्षारण हो रहा है, उपचयन हो रहा है, जिसकी वजह से वो नष्ट हो रहा है। तो जस्ट वही एक तरह से जंग लगना है। अब इसी से रिलेटेड टॉपिक तुमको चैप्टर तीसरा मिलेगा। हाँ, चैप्टर तीसरा में धातु धातु वाला में, चैप्टर तीसरा में धातु धातु जब चैप्टर चालू करेंगे ना, उसमें तुमको बहुत सारा चीजें इसमें क्लियर होगा कि लोहे को जंग लगने से कैसे बचाना है, एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, तो वो सब जवाब तीसरा चैप्टर में मिलेगा, ठीक है ना। अब एक और टॉपिक है विकृत गंधिता, इसको भी समझना काफी आसान। इसको थोड़ा सा ऐसे करो, संधि विच्छेद। विकृत गंधिता मतलब ना सर कि कोई भी चीज को विकृत कर देना, खराब कर देना, और गंधिता मैंने गंध छोड़ना। कोई भी चीज को खराब कर दिया और उसके साथ में गंध देने लगता है तो विकृत गंधिता हो गया है।
तो इसका क्या डिफिनेशन बनेगा? वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य पदार्थ या तैलीय सामग्री जो भी हो, जैसे हम लोग खाना सब्जी बनाते हैं तो उसमें तेल डालते हैं, वसा डालते हैं, मतलब तेल ही तो, मतलब वसा ही नहीं होगा। तो लंबा टाइम तक जब हम लोग रख देते हैं सब्जी को, खाना को या खिचड़ी को, कुछ भी जिसमें तेल वगैरह मिला दिए हैं, उन सब चीजों को रख देते हैं, तब क्या होता है उसमें उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंध हो जाते हैं। मतलब जो तेल होता है, जो वसा होता है, वो गंध छोड़ने लगता है, उपचयन हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ में बहुत ज्यादा रिएक्ट कर देता है, और जिसकी वजह से स्वाद फिर बिगड़ने लगता है, फिर गंध छोड़ने लगता है, और हम लोग उसी को बोल देते हैं विकृत गंधिता। ठीक है ना, यहाँ पर वही है, उसी को हम लोग विकृत गंधिता बोल देते हैं। इसका डिफिनेशन सिंपल से याद रखना, कोई भी वस्तु को जब हम लोग खुला छोड़ देते हैं, हवा के संपर्क में रहता है, और वसा युक्त होना चाहिए, ठीक है ना, नमक नहीं कि नमक विकृत गंधिता, नमक नमक ही रहेगा, मतलब उसमें तेल वगैरह का मात्रा होना चाहिए, तेल बुल में भूंजल होना चाहिए। कोई भी वस्तु को हम लोग अगर वायु को परिस्थिति में रख देते हैं और वसा युक्त होना चाहिए, मतलब उसमें तेल का मात्रा होना चाहिए, तो कुछ समय बाद या 2 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा के बाद उसमें रिएक्शन देखने को मिलता है, उसका गंध चेंज हो जाता है, खुशबू आ रहा था अच्छा से अब बदबू आएगा खुशबू से डायरेक्ट बदबू पर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब गंध मारेगा बहुत ज्यादा, उसको बोलते विकृत गंधिता। सीधी सीधी बात है कि कोई भी वस्तु जो कि वसा युक्त हो और उसमें ऑटोमेटिक सर अपने अपने रखल रखल पूरा गंध मारने लगा, विकृत गंधिता। एकदम सिंपल सा लॉजिक याद रखना। वायु रोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने पर उपचयन की गति धीमी हो जाती है। अब यहाँ पर ये लिखने का क्या मतलब है, अगर हमको क्वेश्चन आ जाए सर कि विकृत गंधिता होने से, विकृत होने से कोई भी भोजन खाद्य पदार्थों को बचाने से क्या करें, कैसे करें, कैसे बचाएं? ढकना वो अच्छा बात है, ढकना भी चाहिए, ठीक है, लेकिन कभी कभी कोई खाना को इतना ढक देता है ना कि वो और महकने लगता है, ढकने से भी महकता है, तो वो भी एक रीजन है। तो कब ढकना है कब नहीं ढकना, ये भी एक कारण होता है। तो 2-3 चीजें इसका कारण है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि वायु रोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है, तब ओसन सिचुएशन में फिर हम लोग को विकृत गंधिता नहीं होगा। मतलब ऐसा बर्तन में रखना है जो कि हवा उसमें नहीं जाए, लेकिन सर हम लोग बर्तन के झाग देंगे तो हवा नहीं जाएगा, लेकिन फिर खराब हो जाता है खाना। कैसे? क्योंकि अंदर से जो खाना गर्म था ना और भाफिया निकल रहा था, सब ओकरे में दबल रह गया और हवा को घुल नहीं मिला, जिसकी वजह से वो बाहर निकले और उसी को रिएक्ट करके गंध पैदा कर देगा। फिर ये भी एक प्लस पॉइंट है। तब क्या करें फिर, तब हम लोग फ्रिज के ऊपर जाते हैं, रेफ्रिजरेटर, ठीक है ना, तब हम लोग फ्रिज पर शिफ्ट होते हैं कि अंदर से फ्रिज पर ठंडा भी रखेगा और हवा भी नहीं रहेगा गर्म में, तो खाना नहीं सड़ता है। अब यहाँ से क्वेश्चन और आ गया है कि फ्रिज में या रेफ्रिजरेटर में जब हम लोग खाद्य पदार्थ को रखते हैं तो खराब जल्दी क्यों नहीं होता है? होता है खराब, लेकिन टाइम बहुत लगता है तब खराब होता है। तो जल्दी खराब क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो वायु के संपर्क से दूर हो जाता है, खाना दम बंद हो जाता है पूरा पैक, इतना सुन भी रेसा भी नहीं उसके बाहर में निकलता है, खून भाप नहीं, उसका जो अथिया होता है अंदर से ठंडक, ठंडक वाला जो धार निकलता है ना, देखने में लगता है भाप जैसा, मतलब कुछ भी रहता है ठंडा बन जाता, तो वो जो चीज है उसमें हवा नहीं गया, जिसकी वजह से खाना खराब नहीं हुआ, और अंदर से जो भाप था ना गर्म, वो गर्म को ठंडा कर दिया, और ठंडा कर दिया तो फिर निकलेगा कैसे वो? कोई भी वस्तु जब तक गर्म नहीं होगा तब तक उड़ेगा ही नहीं, तो उड़ने ही नहीं दे रहा है उसको ना, और बाहर से हवा भी नहीं आने दे रहा है, तो दोनों तरफ से दोनों प्रक्रिया पूरा हो रहा है, जिसकी वजह से फ्रिज में रखते हैं खाना तो एकदम ठीक रहता है। तो यहाँ से समझ में आ गया सर कि अब हम लोग को समझ में आ गया है कि कोई भी दाल रख देते हैं तो खराब का होता है। तो फिर हम लोग घर में आइडिया वो करते हैं कि पनिया पहले रख दो बर्तनों में और फिर लोटवा में या फिर रख के दलिया रख दो रंग, मतलब कि पहले पानी रख देते हैं कठौती में और फिर ओकरा में दलिया रख देते हैं लोटम करके, ऐसा नहीं उछाल के, लोटम करके, तो नीचे से पेन दिया ठंडा रहेगा, तो ठंडा है वो, उड़ेगा नहीं बाहर, तो महकेगा नहीं, और ऊपर से झाग भी देंगे तो हवा भी नहीं जाएगा अंदर। मतलब आधी वो टाप में आधी लोटा रख दें, एक लोटा दाल, अपने ऊपर से केवल कारी झाग देंगे, पूरा पानी भर देंगे। हाँ ऐसे करते हैं घर में कि लोटवा में दलिया रख लेना तो जरा पन्ने में रख देंगे, तो उसे नीचे से ठंडा भी मिल रहा है, ऊपर से हवा भी नहीं मिल रहा है, तो दोनों सिचुएशन में क्या हो रहा है कि एकदम परफेक्ट है, तो वो बहुत टाइम लगेगा विकृत होने के लिए, मतलब खराब होने के लिए। तो ये एक प्लस पॉइंट है इसका, ठीक है ना। हम लोग जो भी कुछ यूज कर रहे हैं सर मार्केट अपना लाइफ में, वो सब यहाँ मिल रहा है। एक चीज और, हम लोग कुरकुरे खाते हैं ना, तो कुरकुरे के चिमकिलिया 2 तरह के आता है, देखना ध्यान से,
कोई कोई चिमकी लिया बरसातवा के टाइम में अंदर से सब मसुआ जाता है खाने वाला कुरकुरवा। और कोई कोई बरसात रहे पानी रहे चाहे पानी में तुम डुबा डुबा के निकाल लो वो कड़क के कड़क रहता है। काहे? कहा कि हवा के संपर्क में नहीं रहता है सही से। ठीक है ना? अगर कोई भी वस्तु खाने वाला चीज हवा के संपर्क में ज्यादा रहेगा तो खराब होना निश्चित है। सर नाइट्रोजन कर तो मतलब नहीं खराब होता। हाँ, वो उस चीज को हटा देता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आने ही नहीं देता है। तो वही चीज यहाँ पर किया जाता है। मतलब कोई भी जो थैली है जो फूला हुआ रहता है प्लास्टिक पैक रहता है उसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है ताकि जो हमारा ऑक्सीजन है ना उसको संपर्क से तोड़ के रखे और हम रखें उसको। और जिसकी वजह से सब वस्तु जो होता है खाने वाला कड़क रहता है, एकदम नरम नहीं होता है। मतलब कि ये मुलायम नहीं होता है या तो फिर सिकुड़ता नहीं है या क्या बोलते हैं उसको, ये मसुआता नहीं है। तो इसमें नाइट्रोजन भरने की वजह से यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है चिप्स बनाने वाली चिप्स की थैली से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस जो कि कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके। उपचयन नहीं होगा तो खराब नहीं होगा। मेन काम तो ये नहीं कि उपचयन को रोकना है किसी तरीके से। तो एक चीज समझ में आ गई सर कि खाना खराब हुए, कुरकुरे खराब हुए, दाल मोट या कुछ भी, तो खराब होने से बचाने के लिए क्या करेंगे? पहला नंबर चीज है कि उसको हवा के संपर्क में नहीं आने देना है। कोई भी ठंडा चीज है तो हवा के संपर्क में मत आने दीजिए, वो नहीं खराब होगा। लेकिन गर्म चीज है सर और हवा के संपर्क से रुकते हैं तब भी वो खराब हो जाता है, उसका स्वाद बिगाड़ जाएगा। क्योंकि भाप से और ये सब गर्मी का गैस बना करके अंदर से पूरा उसका मतलब कि कमी कर देगा, उसमें स्वाद में मिसमैच कर देगा, वो स्वाद फिर नहीं मिलेगा। ठीक है ना? और लंबा टाइम तक रख देंगे वैसे तो और एकदम क्या बोलते हैं अंदर में सड़स करके पूरा एकदम गैस बना देता है बड़ी भयानक वाला, जो कि बढ़िया खाना नहीं लगता है फिर। तो हम लोग को मिनिमम इस चीज पर तो ध्यान देना ही है, ये उपचयन पर, कि उपचयन होने नहीं देना है कोई भी खाद्य सामग्री में, और जिसमें स्पेशली अगर तेल वसा युक्त ज्यादा हो उसके लिए। ठीक है ना? अब अगर सर तेल और वसा युक्त है और हम उसको लंबा टाइम तक छोड़ देते हैं तो कुछ ऐसा भी तो चीज है जो कि खराब नहीं होता है, गंध नहीं छोड़ता है। से एग्जाम्पल एक आध को अचारवा एक कौन बताएगा? ओरम जो तेलवा डालते हैं लेकिन खराब नहीं हुआ, वो गंध भी नहीं मारा, तब ये तुमको 8 क्लास में मिलेगा। ठीक है ना? 8 क्लास के साइंस का पहले का या दूसरे का चैप्टर में पढ़ाए हैं लेखन को। उसमें हम क्या किए हैं, नमक इस्तेमाल कर लिए हैं जिसके वजह से वो होने ही नहीं दे रहा है। तो वो कीटाणु भी नहीं आने दे रहा है, किसी तरह का संपर्क भी नहीं करने दे रहा है और उसको साइड करके रख रहा है, जिसकी वजह से वो खराब नहीं हो रहा है। आम खट्टा था, अचार खट्टे रहेगा भाई रे। नमक डालेंगे तो और खट्टा ही आ जाएगा, सीधी सीधी बात है। नहीं बैठने देगा नमक। ठीक है ना? तो अगर खाली ऐसा ही रहता सर और अगर आम खट्टा नहीं रहता तब ये हो सकता था। आम को ऐसा ही हम लोग नॉर्मली छील छाल के काट उठ करके छोड़ देते हैं, तो वैसन सिचुएशन में भी बैक्टीरिया वगैरह लग जाता है कभी कभी। ठीक है ना? ज्यादा आम पक जाता है तो और ज्यादा लग जाता है क्योंकि उसमें मिठास आने लगता है। फिर अब मिठास आएगा तो और जल्दी। तो जस्ट लिए इतना सारा चीज हमको समझाना था, एक्स्ट्रा में भी समझा दिया। और क्या बचा हुआ है, यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा कि चिप्स के थैली में कौन सा गैस भरा जाता है, एक ऑब्जेक्टिव, और दूसरा में कि चिप्स के थैली में या कोई भी कुरकुरे के थैली रहे उन सब में नाइट्रोजन गैस क्यों भरते हैं? खराब नहीं हुए, मतलब उपचयन ना हो, ऑक्सीजन के संपर्क से टूटा हुआ रहे, और उपचयन नहीं होगा तो खराब भी नहीं होगा, विकृत नहीं होगा। तो इससे लिए तो इसमें आपका मर्जी है, आप जैसे लिखना चाहें आप वैसे लिखिए। ये तो ऐसा ही हिये के दम पर याद रहेगा, बिना पढ़ले याद रह जाएगा। बस थोड़ा दिमाग लगाना, अपना मन से लिखना, ऐसे मत लिखना जैसे हम लिखे हैं। अपना खोपड़ी यूज करो, जे दिमाग में आता लिख दो। बस समझ में आना चाहिए कि हाँ इसका मतलब ये होता है, मतलब समझ में आना चाहिए। हमको कोई मतलब नहीं कि वही लाइन मिले, बस मतलब सही होना चाहिए। ठीक।